मैंने आप सभी को रात्रि 9 बजे का समय दिया था कि मैं रात्रि 9 बजे किसान बिल पर अपना विषय रखने के लिए आऊँगा। थोड़ा सा विलंब हुआ है। ये मेरे पास फार्मर्स बिल का बेयर एक्ट है। इसको पढ़ने के बाद जितना मुझे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, इसको पढ़ने के बाद और किसानों की मांगों को देखने के बाद जो विषय मेरी समझ में अभी तक आया है उसमें इसकी जो कमियां हैं वो सबसे पहले मैं रखना चाहता हूं, जिसके कारण इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किसानों के लिए, ग्राहकों के लिए और इस देश की संस्कृति और इस देश के व्यापार पर एक बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। मैं उसका एक सबसे पहला विषय आपके सामने रखता हूं कि इस कानून में जो सबसे पहला विषय है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। कानून का नाम तो ये है कि वो किसानों का एम्पावरमेंट करेगा, किंतु इससे किसानों के ऊपर लंबे समय में, इसमें तात्कालिक लाभ है किसानों का, लेकिन लंबे समय में किसानों को इससे बहुत ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। वो किस प्रकार से होगा उसे एक बार समझ लेते हैं। अभी तक किसानों को जो अपनी फसल बेचनी होती है या बेचते हैं वो एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के अंदर जाकर के बेचते हैं। एपीएमसी को कोई सरकारी बजट नहीं मिलता, बल्कि एपीएमसी उस बिक्री से जो ब्रोकरेज मिलती है, जो खरीदने और बेचने से जो एपीएमसी टैक्स मिलता है, उससे एपीएमसी का सारा काम चलता है। 1% इसका रेट होता है। अभी क्या होता है कि एपीएमसी में बेचने वाला किसान भी 1% और खरीदने वाला भी 1% देता है, जिससे एपीएमसी के सारे खर्चे चलते हैं। लेकिन जब प्राइवेट मंडियां बीच में आएंगी, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, तब किसानों को शुरुआत में ये सुविधा मिलेगी कि वो अपने माल को प्राइवेट सेक्टर में ले जाकर के बेचे। वो बेचेगा, वो प्राइवेट सेक्टर की मंडियों को बेचेगा। प्राइवेट सेक्टर की मंडियां उसको अधिक मूल्य देंगी और इस प्रकार से तात्कालिक रूप से किसानों को फायदा मिलेगा। किंतु जब इसके कारण से जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज एपीएमसी की घट जाएगी, एपीएमसी का टैक्स घट जाएगा और धीरे धीरे एपीएमसी के खर्चे नहीं घटेंगे, किंतु एपीएमसी की आमदनी घटेगी और एपीएमसी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएगी। परिणाम स्वरूप सरकार एपीएमसी को बंद करेगी। ये पहला विषय। इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। आज सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल और एमटीएनएल है। बीएसएनएल और एमटीएनएल ही टेलीफोन की और दूरसंचार के एकमात्र साधन होते थे। आज वो बिक्री के कगार पर आ चुके हैं। आज उनका रेवेन्यू घट चुका है और उनसे, सरकार से किराए पर लेकर के जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, आज ये कंपनियां हम सबके सामने एक विशाल रूप में, विराट रूप में खड़ी हैं। शुरुआत में ग्राहकों को बड़ा फायदा हुआ टेली मार्केटिंग, टेली कंपनियों से ग्राहकों को एकदम सस्ते से सस्ते दर पर मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट उपलब्ध होता गया, किंतु धीरे धीरे छोटे कंपनियों का सफाया हो गया और आज 3 कंपनियां केवल बची हैं। हम देखते हैं उसमें एयरसेल जैसी छोटी छोटी कंपनियां आज समाप्त हो गई और अब केवल 3 कंपनियां बची हैं। उसमें भी बड़ी बुरी हालत में एक कंपनी है। आज 3 कंपनियां कौन सी हैं? जियो, रिलायंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया।
इन तीनों के अलावा देश में कोई कंपनी बची नहीं है। BSNL और MTNL कब बिक जाए ये केवल सरकार के मन में है, वो किसी भी समय बेच सकते हैं। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे APMC बंद हो जाएगी, क्योंकि APMC की आमदनी नहीं होगी, APMC घाटे में जाएगी और धीरे धीरे APMC को सरकार बंद कर देगी। उसके बाद जब APMC बंद हो जाएगी तब ये एक दिन में नहीं होगा, ये लगभग 10 सालों के बाद होगा। और तब किसान के पास केवल एक ऑप्शन होगा, प्राइवेट मंडियों में अपनी फसल बेचना। फिर इसके बाद दूसरा चरण जो शुरू होगा वो होगा कि किसान प्राइवेट मंडियों में फसल बेचेगा, छोटे छोटे व्यापारी जो उनसे फसल लेंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और अगले 20 साल में देश में 10, 5, 20 बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं या जो विदेशी कंपनियां हैं, क्योंकि 100% फॉरेन यहाँ पर व्यापार शुरू हो गया है, तो डायरेक्ट उनका बिजनेस जब चलेगा तो वो हमारे इस पूरे को खरीद लेंगे और हमारे पूरे अनाज के सेक्टर पर, पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर पर 15-20 घरानों का कब्जा हो जाएगा और वो जो चाहेंगे वो रेट देंगे। किसानों की मजबूरी होगी, विवशता होगी कि किसान उनको अपना ये अनाज बेचे। दूसरी तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इससे ग्राहकों को फायदा होगा, वर्तमान में ग्राहकों को फायदा नजर आएगा, किंतु जब ये 20 साल के बाद सारा अनाज केवल निजी हाथों में पहुंच जाएगा तो निजी हाथों में पहुंचा हुआ अनाज बेचने की मर्जी उनकी होगी और वो 5 रुपए का अनाज 50 रुपए में बेचें, 10 रुपए का अनाज 100 रुपए में बेचें, ये उनकी मोनोपोली होगी। ये केवल भारत में आज हम देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ये 1970 से 80 के दशक में हो चुका है। वहाँ के अमेरिका में भी भारत की तरह छोटी छोटी मार्केटें, मंडियाँ लगती थी, लेकिन वहाँ के किसानों को भी ऐसे ही सब्जबाग दिखाए गए और वो उनके झांसे में आ गए और सरकारों ने ज़बरदस्ती किया। आज अमेरिका में वॉलमार्ट और कॉस्को केवल 2 ही अनाज खरीदने वाली और प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां बची हैं, बाकी कोई वहाँ पर आज सरवाइव नहीं करता। उनका इन 2 कंपनियों का पूरे अमेरिका के ऊपर एकाधिकार है। यूरोप में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसका हम तीसरा हिस्सा आते हैं कि किसानों की एक सबसे बड़ी मांग MSP की है कि किसान कहते हैं कि हमें MSP को आप संवैधानिक दर्जा दें। इससे ये होगा कि APMC नहीं भी रहेगी तो जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी उससे नीचे यदि कोई खरीदता है तो वो अपराध होगा। ये सरकार कहती है कि नहीं, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई नहीं करेगा। मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बिहार में 2006 के बाद से एक भी APMC नहीं है और इस समय 18 रुपये किलो, 1800 रुपये क्विंटल वहाँ पर धान का समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है। लेकिन बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार बताए कि कहाँ पर कितना अनाज APMC ने खरीदा है। जब APMC है ही नहीं बिहार में तो खरीदेंगे कहाँ से। और आज बिहार के किसानों को, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ, तो इसलिए मैं बिहार की बात आपको स्पष्टतापूर्वक कह सकता हूँ कि आज बिहार में 12 रुपये किलो भी धान मिल रहा है। उसकी क्वालिटी के ऊपर में नहीं जाता, क्वालिटी क्या है, क्योंकि यही संघ परिवार जब कांग्रेस की सरकार होती थी उस समय स्वदेशी जागरण मंच के पुरोधा P मुरलीधर राव, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बने, वह भारतीय मजदूर संघ के पुरोधा स्वर्गीय आदरणीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी और भारतीय किसान संघ के प्रमुख कुंवर जी भाई जाधव, ये तीनों लोग अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी और इससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार में भी सरकार का विरोध करते थे कि WTO के बाहर रहना है, APMC को बचाना है। आज स्थिति क्या है कि किसान का समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल रहा है। भाई, आप किसान के समर्थन, इन्होंने उस समय सारा आंदोलन, स्वयं भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट को लागू करेंगे और लागत का 1.5 गुना हम किसानों को समर्थन मूल्य देंगे। आज
किसानों के समर्थन मूल्य की गणना कैसे करते हैं। आज किसानों को जो समर्थन मूल्य दिया जाता है वो केवल बिजली, उनके खाद और बीज के ऊपर दिया जाता है। साल भर किसान उस जमीन पर मेहनत करता है, उनकी मेहनत की कोई गणना नहीं होती है। वह खेत जिसमें किसान मेहनत करता है, उस खेत की लागत, उस खेत का किराया नहीं जोड़ा जाता है। यदि इन सबको जोड़कर और तब न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए किसान को, तो किसान को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई घाटा नहीं होगा। और इस प्रकार से भी जो समर्थन मूल्य सरकार मनमाने रूप से तय करती है, जिसका कोई सीधा आंकड़ा सरकार नहीं पेश करती है, उस समर्थन मूल्य को भी बिहार में पूरी तरह से किसानों को नहीं मिल रहा है। और किसान वहाँ का क्या है, यही एक कारण है कि 2006 के बाद बिहार में, उससे पहले भी, मैं ये नहीं कहता कि उससे पहले नहीं था, लेकिन बिहार से पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि वहाँ पर एपीएमसी लागू नहीं है। एपीएमसी को वहाँ पर बनाना चाहिए था, लेकिन आज बिहार की स्थिति, हम जिस भी प्रदेश में जाते हैं, कहीं भी जाएं, बिहार का व्यक्ति वहाँ पर मजदूरी करता मिलता है, बिहार का व्यक्ति वहाँ रोजगार के लिए भटकता है। तो उसका सबसे बड़ा पहला कारण है बिहार में एपीएमसी का ना होना। तो इसलिए मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, और मैं किसानों की ओर से पूरे संघ परिवार को ये चुनौती के साथ कहता हूं कि संघ परिवार के स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ के लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आकर के इस कानून के समर्थन में खड़े होकर के तर्क देते? क्योंकि वो जानते हैं कि ये पूरा कानून इस देश की अर्थव्यवस्था के, इस देश के किसानों के, इस देश की मिट्टी के, इस देश के व्यापारियों के खिलाफ है। इसलिए वो समर्थन में नहीं आ रहे हैं, वो चुप हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपके चुप रहने से या इन संगठनों के प्रमुखों के चुप रहने से ये जनता चुप नहीं रहेगी। मेरा सीधा निवेदन है, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक किसी व्यक्ति के, किसी संगठन का वो काम नहीं करता, वो देश की बात करता है। तो आज देश को आपके स्वतंत्र विचारों की जरूरत है, इसलिए आप स्वतंत्र विचारों के साथ आप आइए। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। आज आप यदि तटस्थ रहेंगे इस लड़ाई में, तो उससे सरकारों को तो हो सकता है कुछ बल मिल जाए, सरकारों को हो सकता है कोई फायदा हो जाए, लेकिन इतिहास में आप भीष्म की तरह माने जाएंगे। या तो आप इस तरफ आइए या उस तरफ आइए। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आज आपको देता हूं कि ये क्यों है। क्योंकि आज के अखबारों में, सारे अखबारों में, आप किसी भी अखबार को उठाइए, लगभग दिल्ली के सभी अखबारों में अमेरिका ने भारत के कृषि कानूनों का समर्थन किया। हम सबको ध्यान होगा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, तो हमारे देश के तथाकथित अंधभक्त, जिनको हम कहते हैं, या तथाकथित जो देशभक्त अपने को स्वघोषित हैं, उन्होंने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री को हमारे देश के अंदर होने वाले किसी भी प्रकार की बात के लिए, या कोई भी ऐसा विवाद है, आंदोलन है, उसके लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज मेरा भी यही प्रश्न है कि आज वो चुप क्यों है? क्यों अमेरिका हमारे देश के अंदरूनी मामलों में बोल रहा है, हमें सर्टिफिकेट बांट रहा है कि ये कानून ठीक है, ये गलत है? यह सीधे सीधे संदेह पैदा करता है कि अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट के और ऐसी और बड़ी कंपनियों के और भारत के जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनके दबाव में सरकार ने ये कानून बनाए हैं। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी कि 2014 के बाद और अभी तक कितने साइलो एक कंपनी विशेष के बने हैं और उनको पहले मंजूरी मिल गई, वो साइलो तैयार हैं जहां पर अनाज का भंडारण होगा, और ये कानून अब आया है। इसका अर्थ है कि सरकार और कुछ प्राइवेट कंपनियां, कुछ औद्योगिक घराने ये मिले हुए हैं, और इन दोनों की मिलीभगत के कारण ये पूरा कानून लाया गया है। और दूसरी इसकी मजबूरी WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये सारा समझौता हो चुका है, जिसका विरोध मैंने इन 3 संगठनों का नाम लिया, इन तीनों संगठनों के प्रमुख करते रहे हैं। आज वो गौड़ हो चुके हैं, आज उनकी कोई हैसियत नहीं बची है, आज उन संगठनों का कहीं कोई नाम नहीं है। और उनमें से एक व्यक्ति पी मुरलीधर राव, जो स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक होते थे, वो भाजपा के घोषित पदाधिकारी हैं। उनको उनके चुप रहने का प्रतिफल केंद्र की सरकार ने पिछले 5 वर्षों से दे रखा है। सीधा आरोप है, आप संघ के प्रचारक हैं,
आप ठीक है राजनीति में जाइए, लेकिन आज जब किसान आंदोलित है, आप किसानों के समर्थन में या विरोध में, यदि आपको लगता है कि यहाँ पर जो ये किसान बैठे हैं ये किसान गलत हैं, तो आप आकर के उनको समझाइए। और यदि आपको लगता है कि ये किसान ठीक है, तो मैं पी मुरलीधर राव को फिर इस बात को चुनौती देके कह रहा हूँ कि पी मुरलीधर राव आए और इस किसान के समर्थन या विरोध में वक्तव्य दें। वो चुप क्यों हैं? क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें चुप नहीं रहने देना चाहती और पद की लोलुपता उनको बोलने नहीं दे रही। पद की लोलुपता उनकी अंतरात्मा पर भारी पड़ रही है, इसलिए पी मुरलीधर राव चुप हैं, भारतीय मजदूर संघ के लोग चुप हैं और भारतीय किसान संघ के लोग चुप हैं। मध्य प्रदेश के संघ से जुड़े हुए भारतीय किसान संघ के कक्का जी इस पूरे आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय किसान संघ चुप है। आपके पास सामर्थ्य है, आप कहते हैं आप जन संगठन है, तो आकर के आप भी रोड पर इसके समर्थन में 10 लाख 20 लाख 50 लाख किसानों को उतारिए। आप नहीं उतार सकते क्योंकि आप किसानों के अब सर्वमान्य नेता नहीं रहे। किसान इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर इसका विरोध है। और मैं व्यक्तिगत रूप से, अपने संगठन के रूप से और राष्ट्रीय किसान परिषद का एक साधारण कार्यकर्ता होने के कारण, क्योंकि मैं जो एक पूरा समूह है जिन संगठनों का, उसमें राष्ट्रीय किसान परिषद भी एक सदस्य है और कहीं ना कहीं मेरे नाम पर भी कुछ खेत हैं, मैं भी उन खेतों में कभी कभी जाता हूँ। मेरा परिवार भी एक किसान परिवार है, इसलिए मैं भले दिल्ली में रहता हूँ, भले मेरा आज के डेट में पेशा वकालत हो, किंतु मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, इसलिए मैं इन किसानों का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि कल होने वाले चक्का जाम को 100% सफल बनाएं और संघ परिवार के तीनों संगठनों को पूरी चुनौती देता हूं कि वो जब जहां जैसे चाहें वो मेरे साथ भी और किसी अन्य के साथ भी वो सिद्ध करें, चाहे स्वयं मेरी तरह वो भी फेसबुक लाइव आकर के वो सिद्ध करें कि किसानों को इस कानून से क्या लाभ होने वाला है। जय श्री राम।